नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अब से ठीक 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री लाल किले से लाइव होंगे। 1.25 घंटे बाद वो लाल किला पहुंच जाएंगे। सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को संबोधित करने वाले मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से नहीं बोलेंगे, लेकिन लाल किले के सामने से आज देश से बात करेंगे। और खबर है कि वो आज अपने सारे विरोधियों को भी करारा जवाब देने वाले हैं। आज मोदी का विरोध करने वाले सारे नेताओं के सुर बहुत बढ़ गए थे। ओवैसी ने सीधे सीधे देश में खून खराबे की धमकी दे दी। कांग्रेस के तौकीर रजा ने डायरेक्ट मोदी को चेतावनी दी और कहा कि अगर मुसलमान सड़क पर उतर गए तो रोक नहीं पाओगे। आज दिन भर मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने शहंशाह डर गया, तानाशाह घबरा गया, ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। देश को गृहयुद्ध में धकेलने वाली पटकथा पढ़ी और इस आग में घी डालने का काम किया मुफ्तियों और मौलानाओं ने। जिस वक्त मोदी हिंदुस्तान की बात करेंगे, उस वक्त विरोधी क्यों इतना मुसलमान कर रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। विरोधी मुसलमान कर रहे हैं। 24/7 मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कुछ सैंपल्स आपके सामने हैं। मोदी से नफरत की इंतहा हो गई है। जबकि मोदी आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान कर रहे हैं, डंके की चोट पर यह बात कह रहे हैं। देश की एकता, देश की अखंडता, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मोदी का यह मैसेज दंगाइयों के लिए है, दंगाइयों के समर्थकों के लिए है। हिंदू मुस्लिम करके राजनीतिक रोटियां सेकने वाले पॉलिटिकल प्लेयर्स समझ लें, मोदी ने टफ स्टैंड ले लिया है। देश की एकता और अखंडता से कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। मोदी ने पहले भी कहा है, मोदी ने आज भी रिपीट किया है और भविष्य के लिए भी अपने विरोधियों को बिना कॉमा, बिना फुल स्टॉप के क्लियर मैसेज दे दिया है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहना चाहता हूं, भविष्य में भी कहता रहूंगा। हमारे हर काम में कसौटी एक होनी चाहिए, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि। मोदी देश को जोड़ने की बात कह रहे हैं, विरोधी तोड़ने वाले स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अब तो ओवैसी ने सीधे धमकी दे दी है, मोदी को नहीं। इस बार तो भाईजान ने डायरेक्ट असॉल्ट की चेतावनी सीधे देश को दी है। ओवैसी के एक एक शब्द पर गौर कीजिए। अगर 20 करोड़ लोगों का एक छोटा सा हिस्सा भी कट्टरपंथी हो जाता है और जवाबी हिंसा पर उतर आता है, तो क्या भारत सरकार सुरक्षा चुनौती से निपटने में सक्षम होगी? जब दिल्ली में बैठकर ओवैसी ऐसा लिखते हैं, ऐसा कहते हैं, लोगों को भड़काते हैं, तो उसका कितना खतरनाक असर होता है, यह समझने के लिए आपको झारखंड के गिरिडीह से एक मुखिया प्रत्याशी के नामांकन का यह वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा। इस वीडियो में हुई नारेबाजी के शब्दों को बहुत गौर से सुनना होगा। जाकिर हुसैन जिंदाबाद, 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 जाकिर हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत का मुखिया कैसा हो, जाकिर मुखिया जैसा हो। पंचायत का मुखिया कैसा हो, जाकिर मुखिया जैसा हो। जाकिर हुसैन जिंदाबाद, 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 जाकिर हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुखिया का चुनाव देश के भीतर, मगर नारेबाजी कहीं और की, किसी और की। बरेली की घटना को ही ले लीजिए, वहां भी पाकिस्तान के समर्थन में गाने बज रहे हैं। जब लोगों ने टोका तो धमकी दी गई, दम हो तो रोक लो। यूपी में पाकिस्तानी गाना बजा, लोगों ने पकड़ा, एक्शन हुआ। झारखंड में तो योगी की सरकार नहीं है, हेमंत सोरेन वहां के सीएम है। नारा वही लगा, लाउडस्पीकर वही बजा, पुलिस ने एक्शन भी लिया, क्योंकि राज्य की नहीं, देश की बात है।
दंगाइयों के लिए, अराजक तत्वों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। मोदी यही तो समझा रहे हैं, देश सर्वोपरि है, यही तो बता रहे हैं, एक बार नहीं बार बार आईना दिखा रहे हैं। भारत की महान संस्कृति की यह विशेषता है कि हमारा देश, और मैं बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, हमारा देश राज्य व्यवस्थाओं से नहीं बना है। हमारा देश राज सिंहासनों की बपोती नहीं रहा है, न ही राज सिंहासनों से यह देश बना है। लोकतंत्र में शासन व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारों से प्रेरित हो सकती है और वो भी लोकतंत्र में आवश्यक भी है, लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके केंद्र में देश की एकता और अखंडता और निरंतर भारत की एकता को मजबूत करने के मंत्र को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। हम नकारात्मकता को छोड़ करके हम ये भी देखें, हमारा कोई भी फैसला देश की एकता को मजबूत करने वाले स्पिरिट से जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ वो तोड़ता नहीं, इतना इनफ नहीं है, वो मजबूती देता है कि नहीं देता है। और विविधता भरे भारत के अंदर हमें लगातार एकता के मंत्र का सॉल्यूशन करते ही रहना पड़ेगा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते ही रहना पड़ेगा और उसकी चिंता हमें निकालनी पड़ेगी। मोदी सीधा सीधा कह रहे हैं, देश की एकता, देश की अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा, किसी शर्त पर मोदी ये होने नहीं देंगे। मगर विरोधी तो मानो ठान कर बैठे हैं, सियासी फायदे के लिए देश में आग लगाकर ही मानेंगे। राहुल को ही ले लीजिए, हर रोज नया एजेंडा लेकर विदेश में बैठे बैठे ट्वीट कर देते हैं। कल राहुल की टाइमलाइन पर बुलडोजर वाला हैशटैग था, आज डरो मत वाला टेक्स्ट चिपकाकर मोदी पर सीरियल अटैक कर डाला। मोदी विरोधी इकोसिस्टम का सिंगल पॉइंट एजेंडा ही एक है, सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाओ, बहकाओ, भड़काओ, कैमरे पर आकर माहौल बनाओ और मोदी के खिलाफ अनाप शनाप फैलाओ। साथियों, तानाशाह डर गया है, शहनशाह घबरा गया है। क्या इस देश में अब कम्युनल एमिटी यानी सांप्रदायिक सौहार्द, उसकी अपील करना और प्रधानमंत्री से धर्म के नाम पर लोगों को ना लड़वाने की अपील करना अब अपराध है? इस देश में संविधान को अब रोन दिया गया है और कानून की हत्या कर दी गई है। पर जान ले तानाशाह और जान ले सत्ता के अहंकार में अंधा हुआ शहनशाह, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक देश में इकट्ठे भाईचारे से रह सकते हैं। जो इन्हें तोड़ने का प्रयास करेगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो बच नहीं सकता। इस वक्त ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस की लीडरशिप का एक ही टास्क है, हर बात में मोदी फिट करो, डिवाइड एंड रूल वाला टैक्स चिपकाओ और ये नैरेटिव बनाओ कि देश में दंगा तो बीजेपी ही कराती है। इसमें यही है कि उन्हीं का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमको मालूम था कि दोष हमारा ही निकलेगा, तो ये कोई गलत नहीं कहा। ये यही हो रहा है कि आप आरोप तय करने वाले हैं और आप ही उनका बुलडोजर से कर दिया जाए। और इसमें कमियां क्या है? अगर बगैर न्यायालय के निर्धारण के ये बिना ये होगा तो मध्य प्रदेश में हुआ, 3 लोग थे वो जेल में थे, लेकिन उनको मान के वो अपराध में सम्मिलित थे और उनके घर बुलडोजर चला दिया गया। तो इसी तरह से अस्पताल में भर्ती थे, उनका बुलडोजर से घर ध्वस्त कर दिया गया। तो ये गलत परंपरा है, जो बुलडोजर संस्कृति है वो गलत है, इसको रोक लगना चाहिए। मगर ऐसा लिखते लिखते मोदी विरोधी खुद अपना सच नहीं बताते, छिपा लेते हैं। मगर सच को कौन दबा सकता है? वो तो बाहर आ ही जाता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ये चेहरा, इनका नाम है तौकीर रजा। पहले ये सुनिए कि इन्होंने किस अंदाज में दंगों वाली स्क्रिप्ट पढ़ी है। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खासतौर से
नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए। मोदी को चेतावनी देने वाला, मुसलमानों को सड़क पर उतारने की धमकी देने वाला, ये वही शख्स है जो 2022 के यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी के साथ फोटो खिंचवा रहा था, कांग्रेस के समर्थन में माहौल बना रहा था। मगर जो कांग्रेस आज मोदी के खिलाफ जहर उगल रही है, देश खतरे में है का नारा बुलंद कर रही है, उसी कांग्रेस के कानों तक अपने तौकीर रजा की भड़काऊ स्पीच नहीं पहुंच रही। ऐसा लग रहा है जैसे तौकीर रजा के केस में कांग्रेस के लिए लोकतंत्र सुरक्षित है। अब इसका आगे का बयान सुनिए, आप समझ जाएंगे देश में आग कौन लगा रहा है। ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो, तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत न हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। मुट्ठी भर वो लोग हैं जिनके दिलों में नफरतों ने घर कर लिया है और मैं आज ये महसूस करता हूँ कि हुक्मरान जमात और आरएसएस, इन लोगों ने जो नफ़रतें फैलाई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, आज जो लोग बहक गए हैं, जो लोग भटक गए हैं और नफ़रतें जिनके दिलों में घर कर चुकी हैं, वो अब मैं महसूस करता हूँ कि हुकूमत के और अपने आकाओं के कंट्रोल में भी नहीं रहे हैं और इसी वजह से इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने पॉलिटिकल हितों के लिए मोदी पर आरोप लगाती है, अपने गिरेबा में नहीं झांकती। तभी तो एक केंद्रीय मंत्री को सोशल मीडिया पर आकर देश को बताना पड़ता है कि असली कम्युनल पार्टी कौन है। किरण रिजिजू ने बाकायदा नाम लेकर देश को बताया है, चेताया है कि सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए जो माहौल क्रिएट किया है दिल्ली के जहांगीरपुर के इशू को लेकर के, क्या ये सच नहीं है कि ये वही लोग हैं जो कभी सीएए के नाम पर देश में एक विरोध का झंडा उठाने का काम किया, उसके पहले राम जन्मभूमि के नाम पर, अब कभी शरिया कानून लादना चाहते हैं और कभी हिजाब आंदोलन करना चाहते हैं। और यही लोग रामनवमी के जुलूस में पत्थर फेंकते हैं, तलवार उठाते हैं, एसपी पर गोली चलाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग इनके समर्थन में खड़े होते हैं और कभी मुर्तुजा के रूप में जब गोरखपुर में मुख्यमंत्री के मंदिरों पर हमला कर सकता है, शर्जील इमाम भारत को तोड़ने की बात कर सकता है, तो आज जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर एनआरसी कानून लानी चाहिए और एनआरसी कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र है, भारत में भी होनी चाहिए और इसके लिए एक माहौल बने, देश में बहस भी हो, नहीं तो आने वाले दिन में ये भारत के सनातन सामाजिक समरसता को तोड़ने की एक साजिश है। मोदी से नफरत करने वाले सियासी लोगों की टाइमलाइन देखकर, उनका वीडियो देखकर, उनका ऑडियो सुनकर एक चीज तो क्लियर हो गई है कि सब के सब देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, जबकि मोदी देश के लिए जीना चाहते हैं, देश के हर धर्म के लोगों को सारी सहूलियत देना चाहते हैं। मेरी इस टीम में देश के हर कोने में लाखों मेरे साथी हैं, उनके जीवन में चेतना होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का संकल्प होना चाहिए, तभी तो जिंदगी जीने का आनंद आता है। दोस्तों, कभी लोग मुझे पूछते हैं कि साहब थक नहीं लगते हो? शायद यही कारण है जो मुझे थकना नहीं देता है। मैं पल पल को जीना चाहता हूं, पल पल को जी करके औरों को जीने के लिए जीना चाहता हूं। मोदी बिना लाग लपेट के सब कुछ साफ साफ कहते हैं, मगर जब मोदी विरोधी सियासतदान मोदी को हटाने के लिए आग लगाएं, तो अलग अलग मंचों पर बैठे मौलवी
मुफ्ती और मौलानाओं के भी मन सज जाते हैं। इन दिनों टेप तो सबका ऑन है, भड़काऊ बातों का लाइव टेलीकास्ट तो हर लोकेशन पर हो रहा है। आज लोग दावे करते हैं मौलाना वक्त आएगा तो हम गर्दन कटा देंगे, वक्त आएगा अपने बेटों को लाके मैदान अमल में पेश करके इनकी जानों के नजराने पेश करेंगे। आज भी हम कह रहे हैं अल्लाह अकबर, चौराहों पे शोर मचा रहे हैं कि दोबारा वो गवर्नमेंट आ गई, अब क्या होगा, मस्जिद का क्या होगा, मदरसे का क्या होगा। सबसे बड़ा रसूल हमारा, सबसे बड़ी किताब हमारी, मगर उसके बावजूद आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं, ऐ मुसलमानों तुम हाफिज हो, तुम कारी हो, तुम मौलवी हो, तुम मुफ्ती हो, और इसी तरह जलील होते रहोगे, हर जगह मार खाओगे तुम। हिंदुस्तान में जिस तरह कुत्तों बिल्लियों की तरह तुम्हें लोग मार रहे हैं, तुम्हारी औकात इतनी है मुसलमानों के, तुम्हारी जान एक जानवर से भी सस्ती हो चुकी है। हिंदुस्तान में एक जानवर की वजह से मुसलमानों को एक भीड़ मार के निकल जाता है, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। जब मारा गया जानवर के नाम पे मुसलमानों को, तो मारने से पहले मारने वाले ने पूछा था तुम शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो। मारने वाला नहीं सोचता कि वहाबी है, बरेलवी है, मुफ्ती है, क्या है, कुछ नहीं सोचता। वो तो ये देखता है कि मुसलमान है। ये सिर्फ कुछ चेहरे नहीं हैं। मोदी विरोधियों ने जो भड़काऊ ट्रेंड सेट किया है, प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरती बयान देकर हर हेट स्पीच में जिस तरह मुसलमान किया है, वो अब तेजी से फैलता जा रहा है, हर मुस्लिम मोहल्ले में पहुंचता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी को सुनिए, कैसे मजमा लगाकर गृह युद्ध कराने जैसी बातें कर रहा है। फिर भी आए मुसलमानों, अगर तुम्हारे अमाल जैसे भी हो जाएं, खौफ और डर अपने सीने में मत लाना। हिंदुस्तान में रह रहे हो ना, आप में से कोई पाकिस्तान से आया है? पाकिस्तान वाला छुप छुप करके फिरे, मुझे कोई पकड़ेगा। अरे जिस जमीन के हम बरसों से वारिस हैं, ये जमीन आज के 5 साला नशेड़ी लोगों की नहीं है, ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है या नहीं है? तो भीख मांगी हुई जमीन नहीं है ना, ये हम चोरी चपाटी करते हुए, डकैती डालते हुए यहां आकर के कब्जा किए हुए। तो डर किस बात का, खौफ किस बात का? अपनी जमीन पर रह रहे हैं तो आज के बाद खौफ से नहीं जिएंगे, इंशाअल्लाह खौफ से नहीं जिएंगे। अगर ये जालिम कुत्ते कहीं किसी को जुल्म के साथ पकड़ते भी हैं तो मेरे अजीजों डरने की जरूरत नहीं। कुत्ता अगर दांत निकाल करके किसी को भौंकने की कोशिश करता है तो क्या वो शेर बन जाएगा? कुत्ता कुत्ता ही रहता है। हाँ, मेरी बात समझ रहे होंगे। हाँ, कि जो लोग आज भौंकते हैं वो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, वो शेर कभी नहीं बनेगा। घबराने की जरूरत नहीं। ये खाकिस्तर हो जाएंगे, ये कीड़े मकोड़े न जाने कब खत्म हो जाएंगे, न नाम रहेगा न निशान रहेगा। रहेगा तो क्या रहेगा? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। इस लिस्ट में एक नाम मौलाना तौसीफ रजा का भी है। ये शख्स सीधे सीधे दंगाइयों वाले स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। इसके शब्दों पर गौर करेंगे तो समझ जाएंगे आने वाले दिनों में मोदी विरोधी गैंग के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मुसलमानों, आज तुम पे जरा सी परेशानी आई तो तुम ये सोचने लगे कि क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हम तो करबला वाले हैं। ऐसी तो कितनी आंधियां चली और चल कर के खत्म हो गईं। अल्लाह ने बड़े बड़े कट्टर दुश्मनों को निपटा दिया। 2-4 और नए नंबर इनका भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे कहां से भगाओगे हम लोगों को? वो सबके राजा जो बैठे हैं अजमेर में, उनका क्या करोगे? करवट बदल दी तो सत्ता बदल देंगे। मोदी विरोधियों का एजेंडा शीशे की तरह साफ है। सबको बस साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से बस धर्म विशेष वाला कार्ड खेलकर देश का माहौल बिगाड़ना है, मोदी को हटाना है। मुफ्तियों और मौलानाओं ने हर एंटी मोदी खेमे को समर्थन दे रखा है, जबकि दूसरी तरफ मोदी बिना किसी भेदभाव किए सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देश के हर तबके के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। मैं तो हैरान हूं,
अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने बेड़ा उठाया है, लगे हैं कि भाई हर चीज में जेल ले जाके व्यवस्था नागरिकों को। मैंने एक ऐसा कानून देखा कि अगर कारखाने में जो टॉयलेट्स है उसको अगर हर 6 महीने चूना नहीं लगाया है तो आप जेल जाएंगे। आप बताइए, बदलाव लाने के लिए व्यवस्थाओं में जान भरना बहुत जरूरी होता है। व्यवस्थाएं जीवंत होनी चाहिए, व्यवस्थाएं डायनेमिक होनी चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमारे सामने 3 लक्ष्य साफ साफ होने चाहिए और मैं मानता हूं कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव आए। जहां भी जरूरत हो हम एक साथी की तरह, एक कलीग की तरह उसके साथ हो, उसके हैंड होल्डिंग करें। मोदी जब अफसरों के बीच पहुंचते हैं तो किस अफसर का कौन सा धर्म है ये देखकर बात नहीं करते। यही अफसर जो बुलडोजर चलाने का फैसला करते हैं, मोदी उन्हें धर्म नहीं समझाते, हिंदू मुसलमान नहीं समझाते, हिंदुस्तान समझाते हैं, देश को फ्यूचर का इंडिया दिखाते हैं। लेकिन मेरी आदत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मुफ्त में बधाई देता नहीं हूं। मैं समझता हूं हम 70 से 75 गए होंगे, रूटीन में गए होंगे, 60 से 70 गए होंगे, 70 से 75 गए होंगे, रूटीन में गए होंगे। लेकिन 75 से 2047 इंडिया एट 100 ये रूटीन नहीं हो सकता है। और हमने इंडिया एट 100 अभी से उसका विजन देख करके, और विजन देश में क्या वो नहीं, डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिस्ट्रिक्ट 25 साल में कहां पहुंचेगा। मोदी और उनके सियासी विरोधियों में यही फर्क है। एंटी मोदी इकोसिस्टम अभी भी 2014 की हार से नहीं उबर पाया है, 2019 के झटके को नहीं झेल पाया है, 24 में भी झटका लगना तय है। इसलिए अभी से ही विरोधियों ने 2024 वाली प्रयोगशाला खोल डाली है और हर रोज मोदी को कमजोर करने के लिए सियासी मजमू से लेकर सोशल मीडिया तक एंटी मोदी प्रयोग हो रहे हैं। जहांगीरपुरी में अगले 2 हफ्तों के लिए बुलडोजर पर रोक लगा दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर बुलडोजर पर फैसला होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। कपिल सिब्बल ने तो बुलडोजर के इस्तेमाल पर ही रोक लगाने की मांग कर दी। और आज ही यूपी में बुलडोजर फिर चले, अवैध निर्माण को तोड़ा गया। बुलडोजर चलने से पहले योगी का होमवर्क क्या होता है, क्यों सिर्फ योगी का बुलडोजर प्लान पूरा होता है, इसकी हमने पूरी रिसर्च की, अधिकारियों से बात की, पुलिस से बात की, सरकारी अफसरों से बात की और उसके बाद आपके लिए यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। दिल्ली में बुलडोजर रुक गया, लेकिन योगी का बुलडोजर नॉन स्टॉप चल रहा है। माफियाओं पर चलेगा, अवैध कब्जों को तोड़ेगा। योगी का बुलडोजर ना रुका है ना रुकेगा। कानपुर से लेकर कैराना तक, मेरठ से लेकर लखनऊ तक, जहां जहां अवैध निर्माण होगा, जहां जहां सरकारी जमीन पर कब्जा होगा, जहां अतिक्रमण होगा, काली कमाई से महल बनेंगे, वहां वहां योगी का बुलडोजर चलेगा। योगी के पहले शासन में नॉन स्टॉप बुलडोजर चला, योगी 2.0 में भी बुलडोजर चल रहा है। सरकार वही जो एक हाथ पर विकास लेकर के चले और दूसरे हाथ पर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर भी चला सके। ये विकास और बुलडोजर का समन्वय है। ये बुलडोजर विकास भी कराता है, सड़क भी बनाता है और माफिया की छाती पर भी चढ़ता है। दिल्ली से लेकर झारखंड तक योगी मॉडल को आजमाया जा रहा है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर रोक दिया गया, मगर यूपी में योगी का बुलडोजर जारी है। यूपी में योगी सरकार 2.0 में बुलडोजर की रफ्तार और तेज हो गई है। 10 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे आए थे और तब से बुलडोजर का इंजन बंद नहीं हुआ।
चुनाव के बाद से अब तक 200 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है या उस पर बुलडोजर चल चुका है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर बढ़े ही थे, अवैध कब्जे पर कार्रवाई शुरू ही की थी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। यूपी में इसी दिन योगी ने ऐलान किया, भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जब योगी कहते हैं कठोरतम कार्रवाई की जाएगी तो उसका सीधा मतलब होता है बुलडोजर। योगी ने दोबारा शपथ लेने के बाद किसके कितने गैर कानूनी महल गिराए, कहां पर जमीन को कब्जे से आजाद करवाया, पूरी टाइमलाइन बताएंगे। लेकिन पहले उस सवाल पर जाते हैं जो आजकल जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। योगी का बुलडोजर रुकता क्यों नहीं, ये सवाल दिल्ली से लेकर पूरे देश में पूछा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बुलडोजर यूपी में चलता है, लेकिन बुलडोजर की स्पीड कम नहीं होती। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई है कि उनके बुलडोजर मिशन में लगे रहते हैं। हमने इसकी पड़ताल की, सरकार और प्रशासन की प्लानिंग और वर्किंग को समझा, तब जाके योगी मॉडल की सीक्रेट स्ट्रैटेजी का हमें पता चला। एक केस जहांगीरपुरी का है और एक केस कानपुर का और एक केस बाराबंकी का। तीनों जगह बुलडोजर चलने की टाइमिंग करीब करीब एक ही है, लेकिन जहांगीरपुरी में बुलडोजर रुक गया, जबकि कानपुर बाराबंकी में अवैध कब्जा हट गया। सबसे पहले जानिए बुलडोजर कब चलता है, किन खास परिस्थितियों में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी जमीन पर कब्जा हो, संपत्ति काली कमाई से बनी हो, बिना नक्शा पास किए बनाई गई हो, निजी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया हो। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती माफिया और अवैध कब्जा का था। योगी ने 1 मई 2017 को एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाई, जिसका काम है कहां कहां पर जमीन पर कब्जा किया गया है, कैसे किया गया है, कहां कितने अवैध निर्माण हुए हैं, सबकी लिस्ट बनाना और उस पर कार्रवाई कैसे करनी है, यह भी बताना। योगी सरकार ने जब पहली बार माफियाओं पर बुलडोजर चलाया था तो उसके पीछे कई महीनों की पुख्ता पड़ताल और सॉलिड पेपर वर्क था। यूपी में 25 माफिया शासन स्तर पर मॉनिटर होते हैं। इनमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, खान मुबारक, ब्रजेश सिंह शामिल हैं। योगी सरकार ने इन 25 माफियाओं की 880 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति पर या तो बुलडोजर चलाया है या कुर्क किया है। 8 माफिया को डीजी ऑफिस मॉनिटर करता है, जिनकी 42 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो बुलडोजर से गिराई गई है या उन्हें जब्त किया गया है। इसके अलावा सरकार ने दूसरे माफियाओं जैसे भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, गो तस्कर की 2145 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो बुलडोजर से ढहा दी गई है या कुर्क कर ली गई है। नई सरकार का गठन हुआ है, इसमें जो पूर्व से नीतियां थी उसको और भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसे लोग और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सरकारी संपत्ति पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है या अवैध तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरांत ही उसको उसके ध्वस्तीकरण या जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी कि बुलडोजर आदि का उपयोग किसी भी अवस्था में बिना लीगल प्रक्रिया को पूरी किए हुए न किया जाए। योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है, यूपी कानून से चलेगा, सबको कानून मानना होगा, गलत को छोड़ेंगे नहीं, सही को कोई तकलीफ होने नहीं देंगे। मैंने पिछले 5 सालों से योगी सरकार के कामकाज को काफी नजदीक से देखा है। बुलडोजर का एक्शन हो या अवैध संपत्ति गिराने का मामला, सरकार के निर्देश साफ हैं कि इसमें कोई लूप होल ना रहे, सभी कानूनों का पालन हो। कौन सा कानून कब और कहां कैसे इस्तेमाल करना है, इसका खास ध्यान रखा जाए, जिससे पूरे ऑपरेशन पर किसी भी तरह के सवाल ना खड़े किए जा सकें।
ऐसा नहीं है। योगी सरकार में ऑर्डर आया, बुलडोजर स्टार्ट हुआ और कार्रवाई शुरू कर दी गई। बल्कि जब बुलडोजर चलता है तो उससे पहले प्रॉपर तरीके से पेपर वर्क किया जाता है। अवैध कब्जा गिराने के लिए प्रशासन पूरी रिपोर्ट तैयार करता है। लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम से लेकर जिला प्रशासन की रिपोर्ट लगती है। फिर नोटिस दिया जाता है। जवाब देने के लिए 1 हफ्ते से 15 दिन का टाइम दिया जाता है। स्थानीय पुलिस बल को तैनात किया जाता है। उसके बाद सरकारी जमीन पर कब्जे को गिराया जाता है और प्राइवेट जमीन पर कब्जे को खाली कराया जाता है। ऐसे ही जब मेरठ की सड़कों पर अतिक्रमण हटाना था तो पहले प्रशासन ने नोटिस दिया। लोगों को लगा ऐसे नोटिस पर एक्शन कौन लेता है, लेकिन जब बुलडोजर पहुंच गए तो 15 मिनट के अंदर दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। अब ये समझिए कि कौन सा कानून बुलडोजर चलाने का अधिकार देता है। उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, जिसकी धारा 27 के तहत प्रशासन को अवैध संपत्तियों को गिराने का अधिकार मिला हुआ है। विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नोटिस जारी कर सकते हैं। जब सरकार ईमानदार और दमदार होती है तो प्रशासन भी सख्त हो जाता है। नियमों का पालन हर स्तर पर किया जाता है। एक्ट 1973 में एक बार अवैध निर्माण पर कार्रवाई का आदेश जारी हो गया तो 40 दिनों के अंदर अवैध निर्माण को गिराना अनिवार्य होता है। हालांकि इस दौरान अपील भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर सड़क पर निकलते हैं तो जनता समझ जाती है कि किसी अपराधी पर योगी की गाज गिरी है। यूपी में योगी सरकार धर्म, जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती, बल्कि जो अपराधी होते हैं, जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत है, उनको छोड़ती नहीं है। जहां अपराधी होंगे, जहां अवैध कब्जेदार होंगे, जहां माफिया होंगे, वहां कार्रवाई पहले भी हुई है, अब भी हो रही है और आगे भी होगी। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार से दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई विशेष लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो हमारी सरकार में किसी भी विशेष व्यक्ति को ध्यान में रखना, जाति को ध्यान में रखना, समुदाय को ध्यान में रखना, इसके आधार पर नहीं, बल्कि जो अपराध करने वाले हैं, अवैध कब्जे करने वाले हैं, माफिया हैं, जो गरीबों के जीवन की खुशियों को लूट लेने का काम किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई एकदम न्यायोचित तरीके से कानून सम्मत हो रही है। योगी का बुलडोजर यूपी में हिट है, अपराधियों के लिए काल है। और अब दिल्ली की जनता भी योगी मॉडल मांग रही है। कहा जाए दिल्ली की जनता क्या सोच रही है कि निष्कर्ष कैसे निकाला जाए कि दिल्ली में दंगे ना हो? सिर्फ एक ही इलाज है जो यूपी में चल रहा है, जो योगी जी के शासन में चल रहा है, कि दंगाइयों को इसी तरीके से रोक सकते हैं कि उनके जो भी इनकी इंक्रोचमेंट्स हैं, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी ये नुकसान पहुंचाते हैं हमारी जनता के सामान को, माल को, जान को, इनके उस सामान को जब्त करा जाए, उसको बुलडोजर से ध्वस्त करा जाए। ये मॉडल पूरे देश में, पूरे समाज में एक इतना कारगर मॉडल है जिसका बहुत तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। हमारी अब जैसे यूपी की हम बात करते हैं तो एक जो योगी जी ने अपना अनुशासन वहाँ बनाया है, वैसा कुछ चाहिए दिल्ली में। ऐसा जो अभी ये चीज़ें चल रही है, इससे तो कुछ नहीं होगा। इससे तो और ऐसे दंगे होंगे और ऐसा डर फैलेगा। तो कोई एक सॉलिड एक्शन हमें लेना चाहिए। तब ये अब योगी सरकार जैसा एडमिनिस्ट्रेशन चाह रही है। बिल्कुल, दिल्ली की जनता पूरी तरह योगी सरकार का ही एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। यहाँ पे जो केजरीवाल जी हैं वो यहाँ माहौल खराब कराना चाहते हैं। जो अपने उनके लोग हैं उनके सपोर्ट करते हैं। पीछे से आपने पहले भी देखा होगा जो दंगे होते हैं दिल्ली में, वो ना हो। कैसे इसका समाधान निकलेगा? इनको इस चीज़ की सजा जब तक नहीं मिलेगी, जब तक ये लोग नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों को जैसे यूपी में बुलडोजर बाबा चलाए गए हैं घरों पर, या इसी तरीके का माहौल होना चाहिए, तब जाकर उन लोगों को डर लगेगा, ऐसे क्राइम ना करें। क्या योगी सरकार जैसी सरकार दिल्ली में हो, योगी दिल्ली में हो, ये कह रहे हैं आप लोग? जी, हमें भी यहाँ पर भी दिल्ली में योगी सरकार ही चाहिए। योगी प्रशासन आप चाह रहे हैं कि दिल्ली में भी वैसे ही? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल ढीला है, कोई किसी का मदद नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता है। हम तो चाहते हैं योगी जैसे सरकार आए जो सबके सब यहाँ पे टाइट कर दे सबको। यहाँ पे देखते हैं कि जब दंगे होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनके संपत्तियों को बुलडोजर से गिराया जाता है। क्या वैसा ही कुछ दिल्ली में भी अब होना चाहिए, तभी ये दंगे रुकेंगे? हाँ जी। योगी सरकार में जब कोई एक्शन लिया जाता है तो उससे पहले उसका रिएक्शन और कैसे अपराधी बचने की कोशिश कर सकता है, उस पर जरूर काम होता है। माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई होती है, इनको बहुत सारे स्तरों से संरक्षण मिलता रहता है। अभी सरकार ने
पुलिस प्रशासन तथा माननीय न्यायालयों में भी पूरी तरीके से पैरवी करके ये सुनिश्चित कराया है कि माफियाओं को जो लीगल लूप होल्स के कारण अगर कोई जो रिलीफ मिलता था वो न मिलने पाए, और इसका यही परिणाम है कि इतनी ज़्यादा कार्रवाइयाँ माफियाओं के विरुद्ध हुई हैं। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन बुलडोजर मार्च 2017 से शुरू हो गया था। योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में करीब 2145 करोड़ की अवैध संपत्ति पर या तो बुलडोजर चलाया था या फिर जब्त किया था। योगी 2.0 में बुलडोजर फुल स्पीड से चल रहा है। अपराधियों को क्लियर मैसेज है, यूपी में कानून हाथ में लिया तो सामने बुलडोजर खड़ा मिलेगा। 10 मार्च को फैसला आया और बुलडोजर चल पड़ा। 15 मार्च मेरठ 2.5 लाख का इनामी बदन सिंह बद्दो की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। 30 मार्च बलरामपुर पूर्व विधायक अनवर हाशमी की 6 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क। 30 मार्च लखनऊ प्राग नारायण रोड पर याजदान बिल्डर के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चला। 1 अप्रैल अंबेडकर नगर माफिया खान मुबारक गैंग की 5 करोड़ 58 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। 2 अप्रैल कानपुर हिंदपुर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। 3 अप्रैल प्रयागराज माफिया अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ की 150 बीघे से ज्यादा की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। 4 अप्रैल उन्नाव भू माफिया बीरबल गुजराती की करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। 8 अप्रैल शामली मुख्तार अंसारी का राइट हैंड कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी जीवा की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई। अप्रैल 9 मऊ माफिया मुख्तार के करीबी गणेश दत्त मिश्रा की 60 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला। 10 अप्रैल गाजीपुर माफिया मुख्तार अंसारी की 3 करोड़ 50 लाख रुपए की कीमत की संपत्ति कुर्क। सबसे ज्यादा करीब 350 करोड़ की अवैध संपत्ति माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों की जब्त हुई है। दूसरा नंबर बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का है। मुख्तार की पत्नी, मुख्तार की मां, उसके गुर्गों, उसके करीबियों की 330 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति योगी सरकार या तो जब्त कर चुकी है या गिरा चुकी है। जिस तरह से योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से बुलडोजर गरज रहे हैं, उसके बाद पूरा देश यही कह रहा है बुलडोजर चलाना बाबा को ही आता है। और आज ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी के बीच मुलाकात हुई है। दोनों की मुलाकात अहमदाबाद में अडानी समूह के ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में हुई। दोनों के बीच क्लीन एनर्जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन, ह्यूमन कैपिटल समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बोरिस जॉनसन और गौतम अडानी ने दोनों देशों के बीच कारोबारी संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की, जिसका मूल उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच के संबंधों को और मजबूत करना है। आज की इस मुलाकात से पहले अडानी ग्रुप के चेयरमैन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में लंदन में हुई थी, जब दोनों ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में मिले थे। उसी दौरान दोनों के बीच क्लीन एनर्जी पहुंचाने के विषय पर सहमति बनी थी और जो कोशिशें चल रही हैं उसके प्रति दोनों अपनी प्रतिबद्धता उन दोनों ने दिखाई। उस मुलाकात से लेकर अब तक इस मामले में अडानी ग्रुप की प्रगति काफी अहम रही है। इस मीटिंग को भारत ब्रिटेन के रिश्ते के लिहाज से बहुत ही खास कहा जा रहा है और इस पूरी मुलाकात के बारे में और कुछ अहम जानकारी हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने भी बताई है। 300 सालों के इतिहास में यह पहला ऐसा अवसर है जब किसी ब्रिटिश राष्ट्रीय अध्यक्ष का न सिर्फ गुजरात में आगमन हो रहा है, बल्कि उनके दौरे की शुरुआत ही गुजरात आगमन के साथ हो रही है। इस ऐतिहासिक दौरे की शुरुआत में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी से यहां अहमदाबाद स्थित अदानी ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की और दोनों ने एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, एरोस्पेस और डिफेंस तथा ह्यूमन कैपिटल के विकास जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा की। पिछले साल लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बीच में हुई मुलाकात में क्लीन एनर्जी की तरफ जो कदम आगे बढ़ाने हैं उसको लेकर के जो कमिटमेंट हुए थे उसको एक बार फिर
आज यहाँ इस मुलाकात में दोहराते हुए अदानी समूह ने बताया कि प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी प्रोड्यूस करने का, उसमें अडानी समूह 2030 तक करीब $70 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ 40 गीगावाट विंड और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी डेवलप करेगा और साथ ही सालाना करीब 2 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बताया है कि ब्रिटेन 2030 तक करीब 50 गीगावाट विंड एनर्जी, 70 गीगावाट सोलर एनर्जी 2035 तक और 24 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी 2050 तक प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रख रहा है, और जिसमें अदानी समूह की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।